हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहित शर्मा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए, पदार्थों को जो वर्गीकृत किया गया है, पदार्थ को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में हम इसको वर्गीकृत करते हैं। तो शुद्ध पदार्थ क्या चीज है? जिसके कण एक समान हो उसको हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। जो एक जैसे कणों से मिलकर बना होता है हम उसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और मिश्रण वो जिसमें दो या दो से अधिक घटक होते हैं उसको मिश्रण कहते हैं, या दो या दो से अधिक पदार्थों का जो संयोजन है उसको मिश्रण बोलेंगे। तो देखिए, पदार्थ को डिवाइड कर दिया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण के अंदर एक जैसे कण पाए जाते हैं, एक जैसे कण पाए जाते हैं। और मिश्रण के दो या दो से अधिक घटक होते हैं, दो या दो से अधिक घटक, उसको हम मिश्रण कहते हैं। अब शुद्ध पदार्थ कौन कौन से हैं? शुद्ध पदार्थ को अगर हम आगे डिवाइड करें तो उसको डिवाइड किया जा सकता है तत्व और यौगिक में। तत्व और यौगिक में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं शुद्ध पदार्थ को। और मिश्रण प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा है, वो है समांगी और विषमांगी। दो प्रकार के ये मिश्रण होते हैं, समांगी और विषमांगी। तत्व क्या चीज है? तत्व ही शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि पार्टी इसका शुद्ध पदार्थ का है, पार्टिकल एक जैसे होंगे और इसके अंदर इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो निश्चित होती है, यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी अपने गुण होते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब इसके अपने गुण होते हैं। यौगिक को भी आगे डिवाइड हम कर सकते हैं। यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं? अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक, और दूसरे होते हैं कार्बनिक यौगिक। नाम से ही पता चल रहा है, आ माने नहीं, जिनमें कार्बन नहीं होता है उनको अकार्बनिक, और जिनमें कार्बन होता है उनको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कार्बोनेट्स CO3 या SCO3 जिनमें आता है उनको हम अकार्बनिक में रखेंगे, क्योंकि कार्बन जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो मरने के बाद वो पृथ्वी में मिल जाते हैं, धरती में मिल जाते हैं, और उनसे ये कार्बन निकल करके कार्बोनेट्स के फॉर्म में चला जाता है धरती के अंदर। तो उनको हम अकार्बनिक कंसीडर करेंगे। जैसे सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, तो अगर मैं कहूं कि कार्बनिक यौगिक है या अकार्बनिक, देखो कार्बन तो है, कार्बनिक होना चाहिए, लेकिन ये एक अकार्बनिक यौगिक है, क्योंकि कार्बोनेट्स के फॉर्म में कार्बन है, तो ये एक अकार्बनिक यौगिक है। वहीं अगर मैं देखूं एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसमें कार्बन आ रहा है लेकिन कार्बोनेट्स के फॉर्म में नहीं है, तो ये कार्बनिक यौगिक है। तो बात आपको क्लियर होगी, शुद्ध पदार्थ वे हैं जिनमें एक जैसे कण होते हैं। इनको आगे विभक्त किया जा सकता है तत्व और यौगिक में, और यौगिक दो प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। और वहीं अगर मैं तत्वों की बात करूं तो तत्व आपने आवर्त सारणी में आपने देखा होगा कि तीन प्रकार के तत्व वहां दिए हुए हैं, धातु हैं, अधातु हैं और उपधातु हैं। ये तीन प्रकार के तत्व आपको दिए गए हैं, धातु, अधातु और उपधातु। यहां से मिश्रण, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या चीज है? समांगी मिश्रण उन मिश्रण को कहते हैं जिनकी संरचना एक जैसी। संरचना कैसी हो? एक जैसी। एक जैसी संरचना वाले समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे चीनी और पानी का घोल, पानी और चीनी का घोल, अगर इसको हम दोनों को मिक्स करें तो मिश्रण की जो ओवरऑल संरचना बन के आएगी वो बिल्कुल एक समान आएगी, वो एक समांगी मिश्रण होगा। वहीं विषमांगी मिश्रण की बात करें तो संरचना भिन्न होती है। जैसे आप रेत और पानी का मिश्रण ले लें, इसमें दोनों को आप पहचान सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको ये पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो अच्छे से समझ में आया होगा कि पदार्थ दो चीजों में पहले से डिवाइड है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में, और इनके भी आगे
हमने ये जो डिवाइडेशन है ये हमने बहुत ध्यान से पढ़े हैं। तो आप इसको रिवाइज करिए, वीडियो को बार बार देखिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। तो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अगर इंग्लिश में बोले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है वो संरक्षित रहता है, ना तो वो नष्ट होता है ना ही वो बनता है। तो आप इस रूल को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों का कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी बराबर रहता है, ना तो बनता है और ना ही वो नष्ट होता है। मान लिया कोई रिएक्शन हो रही है A+B और जो एक प्रोडक्ट बनाती है C। हमने इस रिएक्शन में 100 ग्राम A को लिया और 100 ग्राम ही B को लिया, तो बनने वाले प्रोडक्ट का जो भार होना चाहिए वो 200 ग्राम होगा। इस रूल का कहना है कि जितने कंबाइन करेंगे, जितना द्रव्यमान कंबाइन करेगा, जितना अभिक्रिया में भाग लेगा, उतना ही बनना चाहिए। इसी से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, इसी रूल के कारण। जैसे C+O2 gives CO2, ये कोई रिएक्शन है और बैलेंस है, आप देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कार्बन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पर 2 है तो 16 दूनी 32 ग्राम आ गया। अब हम CO2 का देख लेते हैं, कुल क्या आता है, ग्राम आणविक द्रव्यमान 2 गुना 16, कितना निकल के आएगा, 44 ग्राम। तो हमने क्या देखा कि अभिकारक जितने हैं, अभिकारक कितने हैं, 12 + 32, और 12 और 32 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 44 ग्राम, और हमारा प्रोडक्ट भी कितना बना है, 44 ग्राम। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी अभिकारक संयोग करते हैं, जितना द्रव्यमान अभिकारकों का संयोग करता है, उतना ही उत्पाद बनने चाहिए, उतने ही क्या बनने चाहिए, उत्पाद बनने चाहिए। इस रूल का कहना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये रूल एंटोनी लेवोसिए ने दिया था, और इसी के कारण सारी रिएक्शन बैलेंस की जाती है। आपने देखा होगा कि रिएक्शन को बैलेंस करते हैं इसी रूल के कारण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला हम पढ़ते हैं स्थिर अनुपात का नियम। अगला नियम क्या होगा, स्थिर अनुपात का नियम। अब ये स्थिर अनुपात का नियम क्या है, स्थिर अनुपात का नियम, आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए या किसी भी रिसोर्स से किसी भी रासायनिक पदार्थ को ले लीजिए, उसमें जो तत्व होंगे एक निश्चित अनुपात में होंगे। जैसे मैं H2O को ले लें, H2O आप ऑस्ट्रेलिया से ले लीजिए, इंग्लैंड से ले लीजिए, इंडिया से ले लीजिए, अटलांटिक ओशन से ले लीजिए, अटलांटिक महासागर से, प्रशांत महासागर से ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए या लैब में बना लीजिए। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एक अनुपात है वो निश्चित है। कितना है, हाइड्रोजन है 2, तो 2 गुना 1, और ऑक्सीजन है 1, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। 2 से आप काटोगे कितना है, 1:8। यानी कहने का मतलब यह है कि एक पार्ट तो इसमें हाइड्रोजन का होता है और 8 पार्ट किसके होते हैं, ऑक्सीजन के। तो ये जो अनुपात है ये सारी दुनिया में समान है, चाहे किसी भी सोर्स से ये जल लिया गया। तो हम इस रूल को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी रासायनिक पदार्थ को किसी भी स्रोत से लिया गया हो, लेकिन उसमें उपस्थित तत्वों का जो अनुपात है वो स्थिर होता है, निश्चित होता है। तो ये था स्थिर अनुपात का नियम। अगला
नियम होगा आपका गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसको कहते हैं कि गुणित अनुपात का नियम क्या है। गुणित अनुपात का नियम यह है कि दो गैसें जब कंबाइन करती हैं या फिर कोई भी दो तत्व कंबाइन करें और दोनों बार दो भिन्न भिन्न तत्व बनाएं, दो भिन्न भिन्न यौगिक बनाएं, तो एक तत्व जो स्थिर है उससे दूसरा एक गुणा के अनुपात में कंबाइन करेगा। किस तरीके से? मान लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके H2O बना रहे हैं, रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहे हैं, H2O। दो तत्व हैं, यानी दो आपके ये मॉलिक्यूल हैं, दो अणु हैं और मिलकर के दो डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसमें ऑक्सीजन तो दोनों में सेम है ना, ऑक्सीजन की मात्रा भी समान है, एक ही मॉलिक्यूल लिया गया है, एक ही अणु लिया गया है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये अलग अलग है, इसमें दो मॉलिक्यूल है और इसमें एक मॉलिक्यूल है, दो अणु है, इसमें एक अणु। तो इनमें एक रेशो जो होगा, एक अनुपात जो होगा वो निश्चित होगा और एक पूर्णांक की फॉर्म में होगा। किस तरीके से? एक सिंपल रेशो होगा, ये हाइड्रोजन ये कितना है 2 और ये कितना है 1, तो इसमें जो हाइड्रोजन का अनुपात है 2:1 है। तो इसी रूल का ये कहना है कि अगर दो अणु मिलकर दो भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं तो उनमें से एक को अगर हम फिक्स कर दें, उनमें से एक को अगर हम फिक्स कर दें तो बाकी बच्चों के बीच में, जो बाकी बचे हुए हैं उनके बीच में एक सिंपल रेशो पाया जाएगा, एक सरल अनुपात पाया जाएगा। ये इसका है गुणित अनुपात का नियम। तो क्लियर हुआ होगा। अगला हम डिस्कस करते हैं